Good morning to all of my students. Now, welcome to the second lesson of your Flamingo book, Lost Spring. पीछे की क्लास में आपने देखा साहिब की कहानी थी और एंडिंग लाइन थी उसकी, साहिब इज नो मोर हिज ओन मास्टर। अब साहब अपना मालिक नहीं रहा, अब वो किसी दूसरे की नौकरी करता था। ही इज ए सर्वेंट नाउ, लॉस्ट हिज फ्रीडम एंड नाउ ही इज नो मोर हिज ओन मास्टर। अब एकदम से कंट्रास्ट है साहेब का दूसरी कहानी में। जो दूसरी कहानी हम पढ़ रहे हैं उसका मेन कैरेक्टर जो किरदार है वो है मुकेश। ये मुकेश कौन है, कहाँ रहता है, क्या है, इसके बारे में अब हम आपको बताएंगे। मेन कैरेक्टर पार्ट 2 में मुकेश है। मुकेश की फैमिली हो गया, एक दूसरी लड़की है सविता और उसके रिलेटिव्स या मदर पेरेंट्स जो भी हैं, ये आपको यहाँ बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं मुकेश। मुकेश क्या है, इसका कैरेक्टर किस प्रकार से साहिब के कैरेक्टर से डिफरेंट है, ये आपने देखना है। मुकेश जब कहानी शुरू करता है, ऑथर उससे मिलती है तो ऑथर को वो सीधा एक ही बात बताता है कि आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर। बहुत इम्प्लाइड वर्ड है, इम्प्लाइड सेंटेंस है और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। आई वॉन्ट टू बी माई ओन मास्टर मतलब मैं अपना मालिक बनना चाहता हूँ। इसका माइंड कहाँ काम कर रहा है, इसी सेंटेंस से इसका पता लग जाता है और साहिब से किस प्रकार से डिफरेंट है यहाँ पे पता लग जाता है। तो आइए, मुकेश की फैमिली में कौन कौन से लोग हैं पहले हम ये समझ लें। मुकेश, उसकी बहन नहीं है, सिस्टर इन लॉ है, भाभी है उसकी, एक उसका बड़ा भाई है जिनकी ये वाइफ है, उसके फादर है मुकेश के और इसके मतलब बड़े भाई जो भी हैं, और एक दादी माँ रहती है इनके परिवार में। तो आपने देखा कुल मिला के 1 2 3 4 5, दिस इज द फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स एंड ए वेरी पुअर फैमिली। क्यों पुअर हैं, कौन सी कंडीशंस हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर पॉवर्टी, ये हम कहानी में आगे आपको बताएंगे। अब देखो, अभी मैंने बताया कि मुकेश वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। मुकेश अपना ही काम करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। तो ऑथर का काम ही यह है किस प्रकार के बच्चों को मिलना, उनको देखना, समाज में क्या क्या बुराइयां हैं, किस प्रकार से वो उनको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। तो बाय चांस अनीश जंग को ये लड़का मिलता है मुकेश। उसने कहा उसको, हैबिचुअली उसने पूछा, बेटा व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, या व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ। तो लड़के ने जवाब दिया, आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मेरी कार चलाने की इच्छा है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। चलो ठीक है भैया, कार चलाना चाहता हूँ। एंड ऑल्सो वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, काम क्या करना चाहता हूँ मैं, मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ और कार चलाना सीखना चाहता हूँ। ओके, लेकिन जब ऑथर ने उसको पूछा कि बेटा मोटर मैकेनिक तुम बनोगे तो ठीक है, गैरेज इज लॉन्ग अवे फ्रॉम हियर, हाउ इज इट दैट यू रीच देयर, वो तो बहुत दूर है जहाँ मैकेनिक्स बनते हैं, लोग गाड़ी का काम सीखते हैं, काफी दूरी पे है, तुम जाओगे कैसे। तो लड़के ने विद कॉन्फिडेंस जवाब दिया, मुकेश ने, मैं पैदल जाऊंगा। तो जरा आप नोट करते जाओ इन क्वालिटीज को, बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटीज हैं हेड एंड हार्ट की, और क्या इसको सफलता मिलनी चाहिए या नहीं, ये आप देखेंगे। फिर ऑथर्स जो है यहाँ पे जो सोच रही है इस बच्चे के बारे में, तो सोचती है कि दिस इज लाइक ए मिराज। वो जो सपना देख रहा है बच्चा, एक मृत तृष्णा की तरह, दिस लाइक ए मिराज, वेरी डिफिकल्ट दैट दिस ड्रीम विल कम ट्रू। बहुत मुश्किल काम है कि इसका सपना पूरा होगा। उसने कहा नहीं लेकिन मन में सोचा। तो ये आपने देखा, ये मुकेश की फैमिली के बारे में, और मुकेश क्या करना चाहता है ये आपने यहाँ पे देखा। अब हमने देखा कि मुकेश के परिवार में ये लोग हैं, कितने लोग हैं, ये 4-5 लोग हैं। अब आप ये बताओ कि मुकेश रहता कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद, यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फिरोजाबाद, एंड आई थिंक यू नो that this is known for bangle making industry। फिरोजाबाद चूड़ी बनाने के इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। एक बहुत बड़ा मतलब पॉइंट है समझने के लिए, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री। तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल
so called people are engaged in bangle making industry. इस चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री में सारे लोग अपने इन्वॉल्व एंगेज है, सारे यही काम करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। और इसके बाद थोड़ा आपको ये भी समझना है कि चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री का नेचर कैसे होता है। ये बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री होती है, यहां क्या होता है, क्या खास बात है इस इंडस्ट्री की? एक प्रकार से देखा जाए तो यहां काम करना दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि ये बहुत डिंजी सेल्स होती हैं जहां ये चूड़ियां बनती हैं। डिंजी सेल्स, हवा में नहीं जाती है, नो एयर, नो लाइट, नो फैन, और यहां होती हैं हॉट फर्नेसेस। फर्नेसेस बोलते हैं भट्टियों के लिए। ये वातावरण होता है चूड़ी बनाने वाली इंडस्ट्री का। छोटी छोटी सेल्स होंगी, कोठरी टाइप की, काल कोठरी जैसे होती है, वहां ना कोई हवा ना पानी, बहुत गरम गरम भट्टियों पे बैठना पड़ता है बच्चों को, लाइट भी नहीं होती है और कोई पंखा भी नहीं चलता है। अब इमेजिन करो कि ऐसी फैक्ट्री में जो बच्चे काम करेंगे उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा। One more remarkable point is that most of the people engaged here are children, very small children, even about the age of 5, 6, 7. These children are involved. आपने देखा कि ज्यादातर लोग यहाँ बच्चे होंगे जो काम करते हैं। तो अब आगे देखो, इसमें क्या बताएंगे हम। अब वातावरण भी आपको पता लग गया किस प्रकार का वातावरण इन फैक्ट्री में होता है। तो चलो, एक दिन क्या होता है, ऑथर को ये मिलता है मुकेश, और मुकेश जस्ट वॉलंटियर्स टू टेक ऑथर टू हिज होम। ऑथर को मुकेश अपने घर ले जाना चाहता है, बोलता है मैडम आज मेरे घर चलो। ही वॉज वेरी हैप्पी एज ए चाइल्ड, बच्चा है, वो समझता तो है नहीं, इतना वाइड परसेप्शन नहीं है किसी चीज का, और मैडम को बोलता है चलो मैडम मेरे घर चलो। तो ठीक है, अब मैडम तैयार हो गई, यहां से मुकेश अपने घर ले जाता है। ये मुकेश का होम है। यहाँ पे जब चलता है तो रास्ते में क्या क्या चीजें मिलती हैं, स्टिंकिंग गार्बेज। देखो, स्टिंकिंग गार्बेज, सड़ता हुआ कूड़ा, ऐसे ढेर मिल रहे हैं रास्ते में। कच्ची सड़कें, ठीक है ना, फुटपाथ हैं, फुटपाथ अनरिपेयर्ड, कोई रिपेयर नहीं किया हुआ है, पिट्स हैं, सारे गड्ढे पड़े हुए हैं, बदबू आ रही है, ऐसे तो रास्ते हैं। और चलो जैसे भी है, इन रास्तों को नेगोशिएट करते हुए वो अपने होम पे पहुंच जाता है। ये होम कैसा है, एक झोपड़ी है, किसकी, मुकेश की, उसके लिए घर है। और एक बात और है, जितने भी घर इन्होंने देखे रास्ते में सब टूटी फूटी झोपड़ियां थी, उन पे दरवाजे थे, वो खुल भी नहीं रहे थे, उनको पुश करके धकेलना पड़ता था। और बहुत ही मतलब एक मानसिक स्थिति बिगड़ने वाली बात थी ऐसे घरों को देख के। लेकिन लोग रह रहे थे। रह कैसे रहे थे लोग, एक घर में आदमी भी रह रहे हैं, वहीं पे खाना बनता है, वहीं पे जानवर रहते हैं। तो एक प्रकार से जो लिविंग स्टैंडर्ड था, दिस वाज लाइक ए प्राइमल ह्यूमन बीइंग। जैसे पुराने जमाने में, प्राचीन काल में लोग रहते थे, इंसान जानवरों के साथ में, ऐसे इन लोगों का रहन सहन है। चलो ये भी देख लिया ऑथर ने कैसे रह रहे हैं। घर गया, वहां पे एक दरवाजा था, पहले गेट खोला, मेन गेट, फिर दरवाजा, अंदर एक झोपड़ी थी। झोपड़ी आधा जो है घास से कवर की हुई थी, थैच विद डेड ग्रास, घास वास ऊपर डाला हुआ था। दरवाजे को खोला उसने, वो इट वाज ए वॉबली डोर एंड ही जस्ट पुश्ड इट ओपन। उसने धक्का मार के इसको खोला, चलो खुल गया दरवाजा। दरवाजा खुलते ही घर के अंदर क्या आया कि एक लड़की, या वो जो भाभी थी उसकी, वो बैठी हुई थी। लड़की हमने इसलिए कहा क्योंकि बहुत कम एज में वहां शादी हो जाती थी, तो लड़की थी वो, भले ही रिश्ते में वो भाभी थी। तो मुकेश की भाभी बैठी हुई थी यहाँ पे। अब बैठी हुई तो कुछ काम कर रही होगी। वो भाभी क्या कर रही थी, यहाँ पे स्पिनच होता है ना, पालक, पालक को उबाल रही थी एक चूल्हे पे। चूल्हा था लकड़ी का चूल्हा जल रहा था एक पॉइंट पे। यहाँ पे पालक, स्पिनच वाज सिजलिंग ओवर द स्टोव, उसकी आवाज भी आ रही थी उबलने की। यहाँ पे बगल में एक परात पे या एक प्लेट पे कटी हुई सब्जियां रखी हुई थी,
और एक तरफ से कपड़ों का ढेर, मतलब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं किस तरह के वातावरण में वो रहते थे। ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल वुमेन थी घर की, क्योंकि इसको बहू का दर्जा था। इनके समाज में बहू को बहुत ही रिस्पेक्ट दिया जाता है। इसके अंडर में 3 लोग थे, 3 लोग इसकी इंचार्ज थी। ये मतलब उनके लिए पूरा खाना पीना, तैयारी करवाना, घर की कपड़े जो भी है मतलब तैयार करना, खाना बनाना, खाना भेजना उनके लिए, ये सब जो है इस बहू के अंडर में था। तो 3 लोग कौन हो गए? मुकेश, एल्डर ब्रदर और उनका फादर। हालांकि मदर भी रहती थी, लेकिन मदर तो इसका इतना रोल इस लेसन में नहीं है, ग्रैंड मदर का। तो देयर फादर। अब थोड़ी देर में क्या होता है, इनका फादर भी आ जाता है घर में। तो ऑथर ने देखा कितना गजब का सिस्टम है इनका। तो ये लड़की जो है, जो घर की बहू है, वो कमांड्स रिस्पेक्ट एज बहू, ये एकदम से पीछे खिसक जाती है घूंघट निकाल के। She draws veil over her face and hides behind, because this is the way of giving respect to the elders in the family. क्योंकि उनके परिवारों में रिस्पेक्ट देने का एक तरीका है अपने बुजुर्ग को। तो घूंघट निकाल के पीछे हो जाती है, रास्ता छोड़ देती है। तो इस प्रकार से आपने देखा इसकी बहू क्या करती है, कैसे करती है। चलो, ये तो घर के अंदर घुस गए। अब फेज आता है इनके घर से, घर के मेंबर से इंटरेक्शन का, बातचीत का। तो कैसे बातचीत होगी थी, क्या होती है, अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या क्या चीज हम देखेंगे इसमें बातचीत में। मुकेश का एडर ब्रदर तो है नहीं घर पे, इसकी सिस्टर है, इससे भी ज्यादा बात नहीं हुई। इनके फादर है, फादर से बात होती है। तो फादर वही अपना रोना, अपनी गरीबी का बखान करते हैं। पहले टेलर मास्टर थे, उसके बाद जो है ये बैंगल मेकिंग के काम में आ गए। इनकी आई साइट भी बिल्कुल खत्म है, किसी मतलब काम के नहीं रहे। ये इनकी इतनी ज़्यादा उम्र भी नहीं है, लेकिन ऐसे लग रहे हैं जैसे बहुत ही ज़्यादा बुजुर्ग होंगे, राइट। अब हम देखते हैं आपको, ये जो औरत है ये कौन है। एक जो औरत है, एल्डर ब्रदर की जो मतलब एक प्रकार से मदर है, ये ग्रैंड मदर, फादर। तो एक औरत अब दूसरी यहाँ पे है, वो कैसी है, वो भी किसी की मदर है। फ्रेल लुकिंग, फ्रेल का मतलब होता है दुबला पतला शरीर है, कमजोर है। फ्रेल लुकिंग, फ्रेल लुकिंग बॉडी ऑफ दैट वुमेन। उससे जब बातचीत होती है तो क्या कहती है कि दिस इज आवर कर्मा। कर्मा पे जोर देती हो, कर्म जिसे हम बोलते हैं। कर्म को हम दूसरे शब्दों में इंग्लिश में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डेस्टिनी। वी आर डेस्टाइन्ड टू लिव ए लाइफ एज सच। हम इस तरह का जीवन जीने के लिए अभिशापित हैं, हमें यही जीना है, हमारे कर्म में यही लिखा है। वी आर बोर्न द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, सो वी मस्ट एंड अप एज ए बैंगल मेकर। हम चूड़ी बनाने वालों के परिवार में पैदा हुए, तो हमारा अंत भी इसी परिवार में होगा। ये सोच है, और इस सोच से वो आगे नहीं बढ़े। तो इसके बाद आपने देखा ग्रैंड मदर से बातचीत होती है, मुकेश की दादी माँ। मुकेश की दादी माँ का एक ही रोना है कि दिस इज आवर कर्मा, दिस इज आवर डेस्टिनी, वी आर डेस्टाइन्ड टू एंड अप इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, वी कैन नॉट शिफ्ट ओवर टू एनी अदर प्रोफेशन, अदर ऑक्यूपेशन। हम कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि हम बैंगल मेकर की फैमिली में पैदा हुए, तो हमें बैंगल मेकर की फैमिली में ही खत्म होना है। इससे ज्यादा इनकी सोच नहीं बढ़ी है। इन्होंने बहुत टॉर्चर सहे हैं, इनकी आंखें खत्म हो चुकी हैं, दांत टूट गए हैं, कभी पेट भर खाना नहीं खाया, फिर भी जो है इनकी सोच है इसी ऑक्यूपेशन में रहने की। तो ये आपने देख लिया कि मुकेश की फैमिली क्या है, उनकी सोच क्या है, और मुकेश क्या करना चाहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। मुकेश की फैमिली के बाद एक कैरेक्टर हम फिर एनकाउंटर करते हैं यहाँ पे। वो कैरेक्टर है एक लड़की सविता। बहुत यंग गर्ल है, छोटी सी लड़की है। लेकिन छोटी सी लड़की है तो हम ये नहीं सोच सकते कहीं स्कूल जाती होगी, पढ़ती होगी। ये भी शी इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। ये लड़की भी इतनी सी है, लेकिन चूड़ियां बना रही है। और कैसे एटमॉस्फेयर में बना रही है, ये हमने पहले बताया आपको। डिंजी सेल्स हैं, भट्टी में बैठी हुई है। इनफैक्ट देयर आईज आर मोर एडजस्टेड इन द डार्क
देन टू बी इन द लाइट। इनकी आंखें जो है डार्क में ज़्यादा एडजस्ट हो चुकी हैं बजाय लाइट के। तो बिल्कुल छोटी छोटी सेल में काम करते हुए इनकी आई साइट भी वीक हो गई है। बड़ी मतलब शिद्दत से ये लड़कियां चूड़ियां बना रही हैं। हर हैंड्स आर वर्किंग लाइक ए मशीन, मैकेनिकली इसके हाथ चलते हैं, इतनी एक्सपर्ट है। उसको जो चूड़ियों को जोड़ते हैं, जो वेल्ड करते हैं, ये काम भी ये कर रही है। और इसको नहीं पता कि व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बैंगल्स इन आर इंडियन कल्चर। इसको ये पता नहीं है कि हमारे भारतीय संस्कृति में इन चूड़ियों का कितना अच्छा मतलब महत्व होता है। एक्चुअली ये जो बैंगल्स हैं दे आर द सिंबल ऑफ सुहाग ऑफ इंडियन लेडीज। हस्बैंड का प्रतीक होती है। जिन औरतों का पति जिंदा होता है, अच्छा माना जाता है उसको, तो उनको चूड़ियां पहननी जरूरी होती हैं। और चूड़ियां कितनी सुंदर लगती हैं, स्पाइरल्स ऑफ मल्टी कलर्स, स्पाइरल्स ऑफ मल्टी ह्यूज, मतलब बहुत सारे रंगों के स्पाइरल्स बने हुए हैं। ये कार्ड के ऊपर रखे हुए हैं और कार्ड को कर रहे हैं बेचारे यंग लड़के, पुश कर रहे हैं। पूरा दृश्य देखो, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है दूर से भी। कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं, ढेर के ढेर, हर गली से निकल रहे हैं, हर घर से निकल रहे हैं फिरोजाबाद में। लेकिन इनके पीछे क्या कहानी है, अगर हम उसको देखें सुने तो हमें लगेगा चूड़ी पहननी नहीं चाहिए। ये एक प्रकार का शोषण है, वो शोषण का प्रतीक हमारे हाथों में होता है, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन चलो ये तो चल रहा है, अभी तक चल रहा है। इस औरत से जब बात होती है तो बहुत ही हृदय विदारक बातें कहती है। सविता की दादी भी वहां पे है, मदर भी है, सब कोई लोग। अगर उनको पूछा जाता है कि तुमने इसमें क्या कमाया, तो उसने कहा कमाना क्या है, कभी जिंदगी भर पेट भर के खाना नहीं खाया। उसके शब्द है कि जिंदगी में शेर भर खाना नहीं खाया, पेट भर खाना कभी नहीं मिला जिंदगी में, ऐसा ये काम है। तब तक उनके फादर थे, क्योंकि आंखें तक खत्म हो चुकी है, लंबी दाढ़ी है, कमजोर है, फ्रेल लुकिंग बॉडी। वो बोलते बस अपनी सारी जिंदगी में मैं अपने बच्चों को पढ़ा तो नहीं पाया, लेकिन हाँ एक काम जरूर सिखाया है मैंने। व्हाट इज दैट वर्क? द वर्क ऑफ और द आर्ट ऑफ बैंगल मेकिंग। चूड़ी बनाने की कला मैंने अपने बच्चों को सिखाई है। तो उस कला से क्या मिल रहा है ये तो आपको अंडरस्टूड है ही। और फिर अंत में सविता के जो फादर है बोलते हैं मैंने अपनी जिंदगी में बस एक काम किया है, वो है घर बना दिया, एक छत बना दिया रहने के लिए। छत कैसी? झोपड़ी, जो कि ऊपर घास से कवर की हुई है। तो ऐसा लगता है कि उस टाइम पे बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, जो कोई अच्छे नहीं कर पाते वो इस लड़की के फादर ने कर दिया है। लेकिन ये सोचना अब हम पे डिपेंड करता है, क्या यही जिंदगी है? इज दिस द लाइफ? ये बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी ऑफ दीज पीपल। एंड अप भी ये लोग इन्हीं जगहों में हो जाते हैं। चलिए अब आगे क्या होता है कि इस लड़की को क्या पता कि अब बहुत जल्दी ये भी क्या है, एक दिन इसके हाथों में हैना बोलते मेहंदी से इसके हाथ रंगे जाएंगे, बैंगल्स इसके हाथों में होंगी, इसके माथे पे सिंदूर होगा, व्हील जो होते हैं वर्मिलियन, और एक लाल घूंघट में रेड व्हील ये लड़की पहनेगी। कहने का मतलब इसकी शादी होगी, बहुत कम उम्र में इसकी शादी हो जाएगी और ये भी वो चूड़ियां पहनेगी। कितनी इंपॉर्टेंस है इस चूड़ी की, ये शायद इस लड़की को पता नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कि इसकी दादी माँ की पहनी हुई है, जिसके हाथों में चूड़ी तो आज दिख रही है लेकिन और कुछ नहीं है, ना उसकी आंखें हैं ना कुछ है, चेहरे पे कोई ग्लो नहीं है। ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज ड्रेन्ड ऑफ जॉय, खुशी हर जगह से खत्म हो गई है, उड़ के चली गई है, ऐसा इन लोगों की हालात से लगता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि चूड़ी बनाने वालों के हालात क्या हैं। सारी जिंदगी एक ही काम में लगे रहो, लेकिन कभी कोई उस पर इन्होंने कमाया नहीं, केवल पेट पालने का हिसाब है, वो भी जो है भरपेट नहीं। अब इसमें क्या है, समाज के जो अन्य लोग हैं उनका फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन लोगों के बारे में क्या सोचें, इनको कैसे सही लाइन में लाया जाए। तो ऑथर ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी शी हैपन्स टू आस्क ए क्वेश्चन, वो एक क्वेश्चन पूछती है कि आप लोग क्यों ऑर्गेनाइज होके
शिकायत क्यों नहीं कर देते? यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू कोऑपरेटिव्स, अपनी कोऑपरेटिव्स बनाओ, इकट्ठे हो जाओ और अपने ग्रीवेंसेस सरकार तक पहुंचाओ। तो जवाब बहुत ही हमें स्टन कर देने वाला था। इट वाज ए स्टनिंग रिप्लाई। क्या मिलता है जवाब कि अगर हम शिकायत करते हैं तो समझ लीजिए पुलिस हमें पकड़ के जेल में डाल देगी। किस कारण? कि तुम इलीगल काम कर रहे हो। इलीगल काम क्या है? अंडर एज बच्चे यहाँ लगाए हुए हैं, तो ये इलीगल काम हो गया, तो हमें जेल में डाल देगी, पुलिस भी मार देगी। साहूकार जो हैं उन्होंने भी इनको फंसा रखा है, कर्जा देके, लालच, ग्रीड, इसको बोलते हैं ग्रीड, लालच दिया और इतना बुरी तरह से कर्जे में फंसा दिया है, उस कर्जे से उभरना मुश्किल हो रहा है। 3-3 4-4 पीढ़ियां हो गई है लेकिन वो कर्जा नहीं दे पा रहे हैं, तो गुलाम हो गए। उसके बाद पॉलिटिशियन का वोट बैंक है, वो भी कुछ नहीं करेंगे, वहां तक शिकायत जाती भी नहीं है क्योंकि बीच में जो और लोग हैं वो इसको दबा देते हैं। और ब्यूरोक्रेट्स कर सकते हैं लेकिन वो भी तो गवर्नमेंट के आदेश पे चलेंगे। तो समाज के सब लोग मिले हुए हैं और इन लोगों को सब दबा रहे हैं। तो जब हमने देखा कि ये पूरा समाज कैसे चल रहा है तो हमारे सामने एक नई तस्वीर पैदा होती है। वो नई तस्वीर है, वी आर लिविंग इन ए वर्ल्ड विच इज डिवाइडेड इनटू टू। एक ऐसी दुनिया में हम रह रहे हैं जिसके दो हिस्से हैं। एक वो लोग जो दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के दुष्चक्र में रह रहे हैं, और दूसरे वो लोग जो बड़े रिच हैं। इसमें कौन से आ गए? मनी लैंडर्स, साहूकार जिनको बोलते हैं, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, ये हैं ये लोग जो दूसरी दुनिया में रह रहे हैं, और एक ये लोग हैं जो अभिशापित हैं, वो आर कर्स्ड टू एंड अप देयर लाइफ इन पॉवर्टी। तो इन दो वर्ड के बीच का जो फासला है, वो जो गैप है, ये कभी नहीं भरने वाला है जब तक ये सारे लोग इनकी मदद के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इस तरह से हमने देखा ये जो गैप है इसको भरने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके बेस पे हम एक इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन बनाने वाले हैं। तो कहानी खत्म होती है, फिर मुकेश का वही क्वेश्चन दिमाग में आता है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक एंड आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। बाद में भी मुकेश इस चीज को रिपीट करता है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, कोई नई चीज करना चाहता है। जो पहले हमने साहिब वाला पार्ट पढ़ाया था उनकी सोच लिमिटेड थी, लेकिन इसकी सोच नहीं है। कार का आइडिया उसके दिमाग में क्यों आया? क्योंकि फिरोजाबाद की सड़कों पे वो कार को दौड़ते हुए देखता है, इसलिए नेचुरली एज ए चाइल्ड ही थॉट दैट ही कैन आल्सो रन सच कार्स। तो ऑथर ने फिर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उससे पूछा, बेटा डू यू वांट टू फ्लाई एरोप्लेन्स? क्या तुम हवाई जहाज उड़ाना चाहते हो? द बॉय फेल्ट एम्बैरेस्ड एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन पे लड़का शर्मिंदा हो गया और नीचे देखने लगा। He just looked straight down on the ground because Firozabad is not the air route. Hardly any plane fly over फिरोजाबाद। फिरोजाबाद कोई एयर रूट नहीं है, फिरोजाबाद के ऊपर से कोई जहाज भी नहीं दिखता है। तो आइडिया कहाँ से आएगा? कहने का मतलब जब बच्चा किसी चीज को अपने चारों तरफ देखता है तो आइडिया उसके मन में डेवलप होते हैं और उसी हिसाब से वो आगे बढ़ने के लिए अपने टारगेट बनाता है। तो उसने कार देखी तो ठीक है, कार चलाना। अगर हवाई जहाज चलते फिरते देखता, हवाई जहाजों के बीच में रहता, हो सकता है पायलट बनने की कोशिश भी करता। लेकिन जितना है हमने मुकेश की यहाँ पे तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट ही हैज सम इनोवेटिव माइंड। ही जस्ट वांट टू डू समथिंग डिफरेंट जस्ट अक्रॉस द लाइन ऑफ बैंगल मेकर्स। वो भी सोच सकता था कि ठीक है बैंगल मेकर के खानदान में पैदा हुआ, यही काम करूंगा, लेकिन उसने सोचा कुछ हटकर करना है। इसके लिए मुकेश तारीफ के काबिल है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कैरेक्टर स्केचेस। दोनों पार्ट में आप देखो कैरेक्टर स्केचेस जरूर करो। कैरेक्टर स्केचेस किस किस के कैरेक्टर स्केचेस? सबसे पहले वाले पार्ट के साहिब आलम, दूसरे पार्ट में मुकेश के फादर। बस ये मेन है
और अदर्स में तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया है ही, लेकिन मेन कैरेक्टर्स आपके ये हैं। हाउ इज साहिब आलम डिफरेंट फ्रॉम मुकेश? ये क्वेश्चन जा सकता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट, एक क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट, मतलब साहिब आलम और मुकेश को कंपेयर भी करना है, कंट्रास्ट भी करना है। फिर उसके फादर का कैरेक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया इसका होना चाहिए। तो 2 कैरेक्टर अगर इनके बारे में कंप्लीट आपको आ गया तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये मास्टर क्वेश्चन बनेगा इसका कैरेक्टर से। फिर हाउ इज, ये क्वेश्चन है, नोट करें सारे बच्चे। हाउ इज सोशल एम्बियंस रिस्पॉन्सिबल फॉर आर वेल-बीइंग? हमारी वेल-बीइंग के लिए, हमारी खुशहाली के लिए जो सामाजिक वातावरण है हमारा, वो किस प्रकार जिम्मेदार है? हमने दोनों केसेस में देखा कि सामाजिक वातावरण का इन बच्चों पे गहरा असर पड़ रहा है। इनका सामाजिक वातावरण केवल चूड़ी बनाने का, तो उनकी थिंकिंग भी वही तक है। कहीं स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है। स्कूल थिंकिंग डेवलप करने के लिए होते हैं, लेकिन उनको जाने नहीं दिया जाता। कोई पास में स्कूल है ही नहीं। किसी सरकार ने भी नहीं सोचा कि इनके बगल में कोई स्कूल खोल दिया जाए। इतने सारे बच्चे यहाँ पे हैं, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है। साहिब आलम को भी आपने देखा, वो खुश थे कूड़ा बीनने के काम में। उन्होंने भी कोई स्कूलिंग नहीं देखी, हालांकि उनके मन में इच्छा जरूर है स्कूल जाने की। इसके मन में जैसे मैकेनिक बनने की इच्छा है, तो उसके मन में, साहिब के मन में स्कूल जाने की इच्छा है। अब ये इच्छाएं पूरी हो ना हो वो बात अलग है। तो इस तरह से हमारे समाज के जो रिस्पॉन्सिबल पीपल हैं, उनको विद ऑनेस्टी दे शुड टेक अप द टास्क। उन्हें जो है इस काम को अपने हाथ में लेना चाहिए एंड हेल्प रिफॉर्म द सोसाइटी फर्दर।